हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और वेलकम आप सभी का हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को किस प्रकार बनाया जाता है। ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं आप, चाहे सीबीएसई बोर्ड के हैं या किसी भी बोर्ड के यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। अब आज हम आपको बताएंगे कि अवतल दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब को बनाया जाता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पिछली क्लास में आपने पढ़ा कि वक्ता केंद्र किसे कहते हैं, वक्ता त्रिज्या किसे कहते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ पोल ऑफ द मिरर के बारे में पढ़ा था कि पोल क्या होता है, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि आपका फोकल लेंथ क्या होता है और आपका फोकस क्या होता है। ऐसे कुछ डिफरेंसेस को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मतलब फोकस दूरी और मुख्य फोकस किसे कहते हैं। आज की क्लास में आप पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों को किस प्रकार बनाया जाता है। यदि आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास ज़रूर देखें, लेकिन यदि आपने अभी देख ली है क्लास तो ये क्लास आपको बहुत ही बेहतर समझ में आने वाली है। चलिए अब शुरुआत करते हैं और बताते हैं कि अवतल दर्पण को जो है प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनाने के लिए कितनी स्थितियां आपको पढ़नी होंगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक अवतल दर्पण बनाया। पॉलिश कहाँ करनी है, बाहर करनी है, तभी अवतल होगा और परावर्तक तल इसका जो होगा वो धंसा हुआ होगा। इस लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यदि आपने यहाँ प्रकार रख के इसको बनाया था तो ये आपका क्या हो गया, सी हो गया, मतलब इसे वक्ता केंद्र कहेंगे। इन दोनों के मतलब ये सी हो गया, जिसे क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इन दोनों के जस्ट बीच में मान लीजिए आपने यहाँ प्रकार रखा था और 4 सेंटीमीटर की दूरी ली थी, तो 2 सेंटीमीटर पे जो भी पॉइंट मिलेगा उससे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। तो इस तरीके से आपको ऐसे ही सारे डायग्राम बनाने होंगे, सब सारे डायग्राम में आपको ये करना ही होगा। उसके बाद इनकी कितनी स्थितियां हैं उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको वस्तु को रखना है कहाँ पे, आपको वस्तु को रखना है अनंत पर। कहाँ रखना है, अनंत पर, तो ये पहली स्थिति हो जाएगी। दूसरी क्या होगी, अनंत और हम लोगों को वक्ता केंद्र के बीच में रखना है, मतलब ये दूसरी स्थिति हो जाएगी। उसके बाद आपको वक्ता केंद्र पर रखना है, मतलब ये तीसरी स्थिति हो जाएगी। फिर इन दोनों के बीच में रखना है, मतलब फोकस और वक्ता केंद्र के बीच में रखना है, मतलब ये चौथी स्थिति हो जाएगी। और उसके बाद ये पांचवी स्थिति क्या होगी कि आपको मुख्य फोकस पर रखना है, और छठी स्थिति होगी कि आपको कहाँ पे रखना है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखना है। टोटल ये 6 स्थितियाँ हैं। इन 6 स्थितियों में शुरुआत की जो 5 हैं उनमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लास्ट वाली स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा और साथ ही साथ कैसा होगा, वो सीधा होगा। सीधा होगा तो इसका मतलब दर्पण के पीछे बनेगा, इसलिए उसको आभासी कहेंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको आज की क्लास का नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर कर अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये 6 स्थितियाँ पढ़नी है, लेकिन इनको हम लोग पहले 3 नियमों में समझेंगे कि कौन सी किरण कब और कहाँ जाती है, उसके बाद इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। मतलब पहले 3 नियम बहुत ज़रूरी हैं। यदि आपने वो तीनों नियम नहीं जाने तो आपको पूरी क्लास को समझने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग उन तीनों नियमों को जान लेते हैं। तो क्या है पहला नियम, आपका क्या है, पहला नियम यह है कि अगर आपके पास कोई भी अवतल दर्पण है, तो ये मान लीजिए हमारे पास कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। उसके बाद ये आपका हो गया मुख्य अक्ष हो गया। पहला नियम यह है कि जो भी किरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर जो भी किरण आएगी और वो कहाँ से निकलेगी, अगर वो फोकस से निकलती है, कहाँ से निकलती है, अगर वो फोकस से निकलती है और वो ऊपर से आ रही है, मतलब इस मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है, तो वो टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला नियम क्या है कि पहला नियम हम बोलकर बताते हैं, यदि आप चाहें तो अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के, ये मान लीजिए जो भी किरण, लिखिएगा, जो भी किरण मुख्य फोकस से गुजरेगी वो गुजरने के बाद परावर्तित होगी और परावर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्या है, मान लीजिए अवतल की बात कर रहे हैं, अगर ये उत्तल होता तब क्या होता, वो उत्तल वाले जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। मान लीजिए दूसरी स्थिति क्या है कि ये आपका फोकस है और ये आपका वक्रता
केंद्र है, तो अगर कोई किरण आएगी और वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो परावर्तित होकर हमेशा फोकस से ही निकलेगी। ये आपका दूसरा नियम है। पहला नियम क्या था? जो किरण आएगी अगर वो फोकस से निकलेगी तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर होगी, लेकिन वो जो है समांतर पहले नहीं आनी चाहिए। दूसरा क्या है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो परावर्तित होकर फोकस से निकल जाएगी। तो ये हो गई आपके 2 केस हो गए। तीसरा आपका नियम है, जो रूल है वो क्या है कि अगर कोई किरण, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वो परावर्तित होने के बाद, क्योंकि इधर जाएगी तो परावर्तित होगी, और अगर परावर्तित होगी तो वह पुनः अपने मार्ग में वापस लौट जाएगी। कौन कौन से नियम है कि कोई किरण अगर आएगी वो समांतर नहीं आनी चाहिए और फोकस से निकलेगी तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अगर समांतर आएगी तो फोकस से निकलेगी तो क्या होगी? वो नीचे जाएगी, वो समांतर नहीं होगी। मतलब समांतर आने वाली किरणें टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरती हैं। ये दूसरा नियम है। तीसरा क्या है कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो वो टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये 3 नियमों को ध्यान में रखना है और रखने के बाद ही क्लास में आगे के क्वेश्चंस को हल करना है। तो देखिएगा, ये सारा का सारा आपको जो डायग्राम आप बनाएंगे उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इनको लिखने के बाद। अब हम पहला केस शुरू करते हैं, और पहला केस क्या था कि दर्पण को कहाँ रखना है? दर्पण को जो है रखना है कहीं भी, लेकिन उसके सामने जो वस्तु को रखना है वो आपको रखना है कहाँ पे? आपको रखना है अनंत पर। तो देखिए क्या किया हम लोगों ने, पहले क्या किया कि पहले एक लाइन खींच दी, फिर उसके बाद उस लाइन पे कहीं प्रकार रखा। जहाँ भी आप प्रकार को रखेंगे क्या बोलते हैं? प्रकार, है ना। जहां भी आप प्रकार को रखेंगे वहां पे क्या होगा? उस पॉइंट को हम लोग सी मानेंगे, सी, और इसे क्या मानेंगे? इस वाले पॉइंट को हम लोग पी मानेंगे। उसके बाद इसकी पॉलिश कर देंगे, यहां प्रकार रख के ऐसे बनाएंगे ना। उसके बाद इन दोनों के बीच में पॉइंट क्या मान लेंगे? मान लेंगे एफ। अब पहला केस है, तो पहले केस में क्या है? जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु अनंत पर हो। देखिए ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें सब कुछ सीख जाएंगे और आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस मुख्य अक्ष को हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग? इस कोई भी वस्तु लेते हैं और उसको रखते हैं अनंत पर, और कभी भी जब भी वस्तु अनंत पर होगी तो उसका साइज हमें पता नहीं होगा। ये जितना ऊपर होगी वो उतना ही नीचे मानकर हम लोग वस्तु को बना लेते हैं। मतलब ये एक वस्तु हो गई, और इस वस्तु का नाम क्या दे देते हैं? इसका नाम दे देते हैं ए बी। और ये है क्या? ये है हमारी वस्तु, जिसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे। मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट है और हमने अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? इनफाइनाइट पे रखा है, मतलब अनंत पर रखा है। उसके बाद ये एक किरण यहाँ से चलेगी और चलेगी भाई, चलेगी, और कहाँ से निकलेगी? ये निकलेगी हमारी फोकस से। देखिए क्या हुआ, ये किरण चली और चलने के बाद टकराई और कहाँ से गुजर गई? और गुजर गई हमारी फोकस से, है ना। तो ये हमारी किरण कहाँ से गुजर गई? ये गुजर गई थी हमारी कहाँ से? फोकस से। उसके बाद अब दूसरी किरण क्या होगी? देखिए बिल्कुल सीधा खींचिएगा। उसके बाद दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी? दूसरी किरण भी यहाँ से चलेगी और चलेगी भाई, और चलने के बाद कहाँ से निकलेगी? फिर फोकस से निकलेगी। मतलब ये किरण भी फोकस से निकली और ये वाली किरण भी फोकस से निकली। जहाँ पे टकराई वहीं पे प्रतिबिंब प्राप्त होगा, मतलब वहीं पर इमेज मिलेगी। यहाँ मिलेगा हमें प्रतिबिंब, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हम लोग प्रतिबिंब। मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल गया है? मिल गया है आपको इमेज मिल गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब अवतल दर्पण के सामने, ये थ्योरी है आपको नीचे नोट्स में लिखी हुई मिल जाएगी, जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तित होने के बाद फोकस से निकलती हैं। इसलिए हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है, देखिए इसमें तो आप नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इसको आप अलग अलग बुक में देखेंगे तो अलग अलग डायग्राम इसमें आपको मिलेगा। तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ? पहली बात तो वास्तविक प्राप्त हुआ। वास्तविक क्यों? क्योंकि जिस तरफ दर्पण का परावर्तक पृष्ठ था उसी तरफ इसका प्रतिबिंब बन गया है। उसके बाद ये वस्तु से बहुत छोटा है। कैसा है? बिंदु के आकार का प्राप्त हुआ है। कैसा? बिंदु के आकार का ये हमें प्रतिबिंब
प्राप्त हुआ है। तो हम उसके बाद लिखेंगे वास्तविक, जिसको हम लोग लिख सकते हैं अंग्रेजी में रियल प्राप्त हुई है हमें इमेज। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रियल इमेज प्राप्त हुई है। बिंदु के आकार का मतलब इसका साइज जो है वो कैसा है, पॉइंट है, मतलब पॉइंट के आकार का है। और उसके बाद थर्ड हमको लिखना होता है कि देखिए पहले वास्तविक लिखना होगा, मतलब इसकी प्रकृति बतानी होगी, फिर इसका साइज बताना होगा, उसके बाद उल्टा और सीधा बताना होगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा जो प्रतिबिंब वास्तविक होता है वो हमेशा उल्टा ही दिखता है। तो वो कैसा होगा, हमें उल्टा दिखेगा। तो इस प्रकार आपने पहला डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरे बार वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और सी के बीच में रखेंगे। शुरुआत करते हैं दूसरे डायग्राम के साथ। और दूसरा डायग्राम देखिएगा बहुत ध्यान से, हमें वस्तु को कहाँ रखना है, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। क्या लिखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, वक्रता केंद्र। तो क्या लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। अनंत के कहाँ हो, बीच हो। इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी इमेज, जब मेरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में हो, तब क्या होगा। देखिएगा बहुत ध्यान से, एक लाइन खींचेंगे और उसके बाद उसमें कहीं भी प्रकार को रखेंगे, एक ऐसे हम लोग चाप लगा देंगे, है ना। अब इस चाप को हमें बनाना है कौन सा दर्पण, अवतल। तो पॉलिश कहाँ करनी होगी, पॉलिश करनी होगी हमें बाहर की ओर। उसके बाद ये सी होगा, यहाँ पे कौन सा पॉइंट मिलेगा, यहाँ पी मिलेगा, इन दोनों के जस्ट बीच में कौन मिलेगा, एफ मिलेगा। देखिए इतनी बात, ये जो हम बनाएंगे इसको बार बार आप लोगों को बनाना पड़ेगा, मतलब टोटल 6 बार बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, हम लोगों ने स्थिति को ये कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, आपको वस्तु को रखना है। और कहाँ वस्तु को रखना है, इस बार हमें रखना है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखना है। तो कहीं भी आप रख दीजिए। देखिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले में आपने क्या किया, वस्तु को इतना बड़ा बनाया। दूसरे में क्या किया, इसको टिका दिया है मुख्य अक्ष पर। तो मुख्य अक्ष पर इसको हमने टिका दिया है। अब क्या करते हैं, पहली किरण चली भाई चली, और कहाँ से निकली हमारी फोकस से, ये गई और ये इधर आई और ये इधर गई, है ना। अब पहली किरण तो फोकस से निकल गई, दूसरी क्या ये नीचे से चलना शुरू करेगी, बिल्कुल शुरू करेगी, लेकिन वो तो मुख्य अक्ष के बराबर ही चलती रहेगी। इसलिए अब हमें कहीं ना कहीं इनको दूसरी किरण को भी चलाना पड़ेगा। तो दूसरी किरण कहाँ से चली, ये चली हमारी कहाँ से, सी से चली, और कहाँ गई और टकराई। और अभी रूल हमने आपको बताया था, टकरा के वापस आई। मतलब जो सी से निकलती है वो टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगी हमें वस्तु का प्रतिबिंब मिलेगा। और यदि इसका नाम ए और इसका बी हो, तो इसका देखिए बी है तो यहाँ हम लोग बी डैश लिख देंगे और ये ए डैश लिख देंगे। देखिए कितना आसान है बनाना। और ये सारा जो हम बना रहे हैं ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप तुरंत वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है 1-2 दिन का टाइम लग जाए और आपको बाद में आके फिर चेक करना है, उसी लिंक पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें सबसे पहली बात वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त होता है, वास्तविक। दूसरा क्या लिखते हैं, वस्तु से छोटा, क्योंकि इस बार बिंदु के आकार का नहीं है। जब आप बना के देखेंगे तो ये बड़ा और ये छोटा, मतलब वस्तु से छोटा प्राप्त होगा। क्या होगा, वस्तु से छोटा। देखिएगा यदि आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, है ना, आपका डायग्राम अगर सही है तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं, चाहे आपने थ्योरी में थोड़ा सा कम ही क्यों ना लिखा हो। तो प्रकृति पूछी जाती है तो आपको इतना ही लिखकर आ जाना है। तो अगर डायग्राम सही है तो पूरे नंबर मिलेंगे, और नहीं सही है तो थ्योरी के नंबर फिर मिलते हैं। इसलिए थ्योरी भी लिखनी है। अगर आपको भरोसा है कि मेरा डायग्राम एकदम सही है, तो टाइम नहीं है तो आप वहीं से छोड़ दीजिए, थोड़ी सी बस ये 3 पॉइंट लिख दीजिए। पहला वास्तविक, दूसरा वस्तु से छोटा, और तीसरा क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखा था, उल्टा। अब बताओ, ये सीधा है और ये क्या है, उल्टा ही तो है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, उल्टा प्राप्त होता है। मतलब जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमें वास्तविक प्राप्त होता है, वस्तु से छोटा प्राप्त होता है और साथ ही साथ
उल्टा प्राप्त होता है। तो इतने 2 डायग्राम हमने आपको बोर्ड पर बनाकर दे दिए हैं। अब इसके बाद इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद बात करते हैं तीसरे और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डायग्राम की। अभी हमने वस्तु को कहाँ रखा था अनंत पर और इन अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब तीसरी स्थिति है, वस्तु को कहाँ रखेंगे? इस बार वस्तु को रखेंगे हम लोग वक्रता केंद्र पर और देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो अब आप तीसरा वाला पढ़ेंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मतलब जो तीसरा आप पढ़ेंगे कि जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, केंद्र पर हो, तब क्या होगा? तब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या करते हैं? एक रेखा खींचते हैं जिसे मुख्य अक्ष कहेंगे। अब यहाँ से एक चाप लगाते हैं। जहाँ भी प्रकाल को रखकर आपने चाप लगाया था उसे C मानते हैं। उसके बाद उसके मिडिल पॉइंट को क्या मानते हैं? F मानते हैं और इस वाले पॉइंट को हम लोग P मानते हैं। मतलब यहाँ से अगर रख के चाप लगाया था तो ये P हो गया और इन दोनों के जो बीच में पॉइंट मिलेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर 4 है तो इसमें 2 वाला पॉइंट हम लोग ढूंढेंगे और उसके बाद अब क्या करना है? पॉलिश कर देनी है। अगर आप इस पॉलिश को नहीं करेंगे तो ये दर्पण नहीं बनेगा, ये कांच की एक कोई परत हो जाएगी और किरण जो आके टकराती थी ना वो पीछे चली जाएगी, तो सब गलत हो जाएगा। अब क्या करना है? अब अपनी वस्तु को रखना है और कहाँ रखना है? रखना है हमें वक्रता केंद्र पर। चलिए रख देते हैं वक्रता केंद्र पर अपनी वस्तु को। तो ये हो गई हमारी वक्रता केंद्र पर हम लोगों ने वस्तु को रख दिया। अब चलती है प्रकाश किरण, चलती है और चलती है और कहाँ से गुजरेगी? गुजरेगी हमारी फोकस से। तो इधर गई, इधर आई और इधर चली गई, है ना। अब समझेंगे, ज़रा समझेंगे कि अब दूसरी किरण कहाँ से जाएगी। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे लोग भी नहीं बना पाते हैं, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सी भी मिस्टेक हुई आपकी, ये ज़रा सा भी तिरछा हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इस लाइन को बहुत सीधा रखना है। उसके बाद अब दूसरी किरण क्या C से निकलेगी? निकल ही नहीं पाएगी। तो इसे भी हम लोग कहाँ से ले जाएंगे? फोकस से ले जाएंगे। अब अगर इसे हम लोग फोकस से ले गए हैं तो ये वापस आएगी, तो इधर से आएगी ना, तो ये हम लोग इसको लेके आते हैं, ऐसे निकालते हैं, है ना। अब आपने देखा ये इधर गई, उसके बाद इधर गई, टकरा के इधर से फिर नीचे मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। मतलब इसमें 2 रूल लगे। जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी फोकस से निकल गई, जो किरण ऊपर से आ रही फोकस से निकली फिर मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। दोनों नियम लग गए। अब जहाँ पे कट करेगा वहीं पे क्या बनेगा? वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो हमने जो प्रतिबिंब बनाया है उसमें थोड़ी सी वस्तु हमारी बड़ी बन रही है, लेकिन जब आप कॉपी पर इसे बनाएंगे तो एकदम बराबर बनेगी। मतलब ये हो गया A, ये हो गया B। फिर उसके बाद ये क्या है? ये हमारी प्रतिबिंब हमारा बन गया है ना, तो ये हो गया B' और ये हो गया A'। ये हो गई हमारी वस्तु और यही डायग्राम आपके पेपर में आता है। और ये हो गया आपका प्रतिबिंब, है ना। ये वस्तु हो गई और ये क्या हो गया? हमारा प्रतिबिंब हो गया। और ये क्या है? यही तो है हमारा उत्तल लेंस। तो इस तरीके से तीसरा डायग्राम भी आपने पढ़ लिया है। अब चौथे की बात करें तो चौथा कहाँ रखेंगे वस्तु को? जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु कहाँ रखेंगे? इस बार हम लोगों ने C पे रखा था ना, अब इन दोनों के बीच में रखेंगे। मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो। तो लिखेंगे जब वस्तु वक्रता केंद्र और कहाँ हो? और फोकस के बीच हो, और फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो। अब क्या करेंगे? अब करेंगे वही काम जो अभी तक करते हुए आए हैं। लाइन खींचा, प्रकाल रखा, रखने के बाद एक चाप लगाया और चाप लगाने के बाद क्या किया? पॉलिश कर दी, है ना। जहाँ प्रकाल रखा था उसे C माना, इसके बाद इसको क्या माना? P माना, और इन दोनों के बीच में जो भी पॉइंट मिलेगा उसे F माना। तो यह सबसे बेहतर तरीका है कि आप 4 सेंटीमीटर दूरी को पटरी पे नाप लीजिए। नापने के बाद एक चाप लगा दीजिए और लगाने के बाद इस दूरी को 2 कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, बराबर 4 रखिए, 2 पे पॉइंट लगा दीजिए। रात के 12 बजे हैं और पसीना इतना ज़्यादा हमको निकल रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बारिश हो नहीं रही है और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं
और ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं। जो भी लोग अभी वीडियो को देख रहे हैं, कृपया अभी लाइक का बटन तुरंत दबाएं यदि आपको अच्छा लग रहा है तो, और बाकी चाहे तो मन करे देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं, है ना। तो क्या हुआ, अब इस बार वस्तु को इन दोनों के बीच में रखना है, बिल्कुल रखिएगा बीच में। अब क्या होगा, ये प्रकाश किरण चली भाई चली, और कहाँ से निकली, फोकस से निकली। अब क्या होगा, दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी, वो भी निकलेगी फोकस से, ऐसे गई टकराई और ऐसे चली गई। जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को, जब आप इस डायग्राम को बनाएंगे तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, हम बना के आपको दिखाते हैं, इस सी से दूर बनेगा। मतलब इस सी से दूर बनेगा, वो आपका यहाँ भी बन सकता है, कहीं भी बन सकता है, डिपेंड करता है आपके वस्तु के साइज के ऊपर। तो जो जितना बड़ा आप ये बनाएंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, ए हुआ, बी हुआ। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं क्या किया गया है। एक वस्तु को रखा गया है, रखने के बाद ये प्रकाश किरण इधर लेके गए हैं और फोकस से निकाल दिए हैं। मतलब इधर गया, इधर आया और फिर इधर से निकल गया, है ना। ऐसे गया, ऐसे आया, फिर क्या हुआ, इधर से ये किरण गई, निकली फोकस से, और निकलने के बाद फिर नीचे गई, टकराई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। इस प्रकार हमें ये क्या प्राप्त हुआ है, ए बी एक वस्तु प्राप्त हुई है, ये बी डैश और ए डैश एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई है, वस्तु को हमने रखा है ना। तो ये प्रतिबिंब हो गया और ये हो गया हमारा वस्तु हो गई। तो अब क्या हुआ, प्रतिबिंब भी प्राप्त हो गया, वस्तु भी ठीक ठाक है, दर्पण भी ठीक ठाक है और आप भी ठीक ही ठाक होंगे, है ना। तो अब क्या करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। देखिए इसमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है, हमें वास्तविक प्राप्त हुआ है। उसके बाद कैसा प्राप्त हुआ है, जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा ये प्राप्त हुआ है। आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि जब वस्तु को वक्ता केंद्र पर रखा जाता है, कहाँ पे, जब अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र पर वस्तु को रखा जाता है तो हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, आप कहेंगे वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और सबसे बड़ी बात बराबर होता है। बिल्कुल आपका ये बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो आप क्या लिखेंगे, हमें साइज में कैसा प्राप्त होता है, बराबर होता है, और तीसरी बात कि ये उल्टा प्राप्त होता है। इसमें लिखना शुरू करते हैं, है ना। क्या प्राप्त होगा, सबसे बड़ी बात ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक तो होगा, लेकिन इस बार कैसा होगा, इस बार हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और तीसरी बात कैसा होगा, ये भी तो उल्टा ही होगा ना। याद रखिएगा, जो वास्तविक होगा वो वास्तव में उल्टा ही होगा, और जो सीधा होगा वो आभासी होगा। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे, तब तक हम पसीना पोंछकर फिर से आपको पांचवा बताने की कोशिश करते हैं। तो पांचवा क्या है, जब अभी हमने कहाँ रखा था, इन दोनों के बीच में, अब कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे हम इसके फोकस पर। तो चलिए अब पांचवे की बात करते हैं, उसके बाद फिर छठे की बात करेंगे। और यदि इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो रही है तो हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप पढ़ें, और यदि आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो जो आपका क्वेश्चन पेपर आता है वो बगल में इसमें हिंदी भी लिखी होती है। अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें और अपने पेपर में कम से कम 90 नंबर लाने की कोशिश करें। अब पांचवा कहाँ रखेंगे, जब वस्तु कहाँ हो, जब वस्तु हमारी कहाँ हो, इस बार हो इसके मुख्य फोकस पर। जब वस्तु कहाँ हो, हमारी हो वस्तु मुख्य फोकस पर हो। अब क्या करते हैं, बनाते हैं वही मुख्य अक्ष, लगाते हैं चाप, मानते हैं सी, और उसके बाद एफ, पॉलिश भी कर लेते हैं। वक्त है भाई, सब कुछ करना ही पड़ता है, चाहे पॉलिश हो और चाहे पढ़ाना हो और चाहे पढ़ना हो, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, है ना। इस बार वस्तु को कहाँ रखना है, इस बार वस्तु को रखना है इसके मुख्य फोकस पर। चलिए भाई, वस्तु को रख दिया गया है। अब ये प्रकाश किरण यहाँ से चलना शुरू करती है और बिना थके टकराती है, और टकराने के बाद फोकस से निकल जाती है। क्या हुआ, ये वस्तु चली और कहाँ तक गई, ये गई हमारी कहाँ तक, ये गई हमारी फोकस से निकल गई। और फोकस से क्यों निकली, क्योंकि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो टकराने के बाद कहाँ से निकलती है, वो निकलती है हमारी फोकस से। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब दूसरी प्रकाश किरण फोकस से तो जा नहीं सकती,
P से हम निकाल नहीं सकते, इस बार हमको C से निकालना पड़ेगा। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, ये C जो हमने यहाँ बनाया, थोड़ा सा इसको हम पास कर लेते हैं, आप लोगों का वास्तव में पास हो ही जाएगा। तो अब क्या होगा, इस किरण को अभी जो फोकस से निकली है, अब क्या होगा, अब दूसरी किरण लेकर चलते हैं और उसको कहाँ से निकालेंगे, उसको हम निकालेंगे। देखिए इस पॉइंट को इससे मिलाने की कोशिश कीजिएगा, ऐसे कोशिश कीजिएगा, ऐसे। अब क्या होगा, बिल्कुल सीधा ही खींचेंगे आप। ऐसे जब आप कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये दोनों किरणें आपस में चिपकने की कोशिश कर रही हैं। क्या कर रही हैं, ये दोनों किरणें आपस में चिपकने की कोशिश कर रही हैं। इसका मतलब ये आगे जाके कहीं न कहीं चिपक जाएंगी ही। इसका मतलब जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, वो बनेगा अनंत पर बनेगा भाई, बोर्ड के बाहर बनेगा, मतलब कहाँ बनेगा, अनंत के पर बनेगा। और जब आप यहाँ से देखेंगे खड़े होकर कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये किरण कहाँ से आ रही, तो आप कहेंगे ये तो भाई फोकस से आ रही थी दर्पण से टकराकर, लेकिन ये कहाँ से आ रही है, तो इसको पीछे डॉटेड बढ़ा दिया जाएगा। इसका मतलब जो इंसान यहाँ खड़े होकर देखेगा उसको लगेगा कि ये किरण कहाँ से आ रही थी, पीछे से आ रही थी, है ना। तो इस प्रकार हमें कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, हमें वास्तविक ही तो प्राप्त होगा, क्योंकि जो भी बनेगा वो बेचारा उल्टा ही बनेगा, है ना। तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ, हमें वास्तविक मतलब रियल इमेज प्राप्त हो गई है। उसके बाद क्या हुआ, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा, जितनी दूर जाके चिपकेंगे उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। मतलब कैसा बनेगा, ये डरना नहीं भाई हमारी क्लास में, तो वास्तविक हो गया है। और इस बार कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, बड़ा मतलब बिग भाई, सब लोग जानते हैं ना। फिर उसके बाद अब छठी स्थिति, और दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस। छठा जो केस है वो आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस प्रकार थर्ड वाला इम्पॉर्टेंट था। क्या करेंगे, जब वस्तु कहाँ हो भाई, फोकस और ध्रुव के बीच हो। जब वस्तु कहाँ हो, फोकस व ध्रुव के बीच हो, ध्रुव के कहाँ हो, बीच हो। मस्ती सूझ रही है, क्या किया जाए, लाइन खींचा जाए, प्रकाल को यहाँ पे रखें और एक चाप लगाएं। अब इसमें पॉलिश करें, है ना। अब क्या करें, ये C है, इन दोनों के बीच में कौन है, F है, और यहाँ कौन है, P है। सब तो आसान है ना, सब आसान है ना, सब आसान है, बिल्कुल है, पूछे जा रहे। अब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अब वस्तु को कहाँ रखना है, हमें यहाँ पे रखना होगा। इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत मज़े से समझिएगा। यहाँ वस्तु को रखते हैं। अब क्या हुआ, ये किरण गई, कहाँ से निकली, फोकस से निकली। अब क्या हुआ, अब दूसरी किरण कहाँ से निकलेगी, जहाँ से निकलना था, कहाँ से, C से निकलना था। कहाँ से निकलना था, इसको निकलना था C से। अब क्या होगा, ये निकली C से, तुम्हारी तो C नहीं निकल रही। अब ये क्या हुआ, ऐसे गई, ऐसा लगा ये किरणें यहाँ से फैल रही हैं। और अगर दो टांगे जब फैल रही हैं, इसका मतलब क्या है, दोनों आगे कहीं नहीं मिलेंगी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जो भी यहाँ खड़ा होगा उसको ऐसा लगेगा कि ये किरण उधर से कहीं से आ रही है, ये किरण कहीं उधर से आ रही है। इसको पीछे बढ़ाना शुरू कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पीछे। बहुत ध्यान से, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात सुनिएगा। इस किरण को जरा सा भी तिरछा नहीं करना है, पूरा एक ही लाइन में सीधा बनाना है, और ना तो इसे तिरछा करना है, मतलब पूरा एक सीधे बनाना है। इसे भी पीछे बढ़ाना शुरू कर दिया जाए। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, काट लेंगी। ज़बरदस्ती मत काटिएगा, क्योंकि नोट्स में बहुत ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हमने बनाया है। प्रैक्टिस यहाँ कीजिए। यहाँ कट करती हैं, मिला दिया, और इस प्रकार हमें इस A और B वस्तु का प्रतिबिंब A' और B' प्राप्त होता है ना। A' और B' प्राप्त होता है। क्या हुआ ये कि हमें इस बार वास्तविक नहीं, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। और वो कहाँ है, वो है हमारा दर्पण के पीछे। और उसके बाद सीधा है या उल्टा है, आप कहेंगे देख लो भाई, मुख्य अक्ष पे खड़ा है
और अगर खड़ा है तो इसका मतलब क्या है, वो सीधा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, हम लोगों को लिखना होता है कि वो उल्टा है या सीधा है। तो सीधा तो लिख दिया, इस बार क्या है, छोटा है या बड़ा है। आप कहेंगे क्या है, खड़ा है अगर तो बड़ा है, फिर मतलब सीधा और बड़ा है। तो ये सिंपल सी बात थी जो आपको आज की क्लास में पढ़ाई गई है। और इसके पहले हम कुछ और बताएं। आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको मिलेगी इसकी दूसरी क्लास, क्योंकि ये क्लास यहीं पर समाप्त होगी। ये जो 6 केस आज हमने आपको बताए हैं, इसका नोट्स आपको PDF के रूप में नीचे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और दूसरी बात कि यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और ऐसे ही और भी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज की क्लास के लिए बस इतना ही, फिर हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।